नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जेके आईटी मंत्रा में। आज हम आपके लिए लेकर उपस्थित हुए हैं डीआरडीओ सेप्टम 10 और यूपीपीसीएल टीजी2 दोनों बड़ी भर्तियों के लिए नॉन टेक के क्वेश्चंस। वीडियो में इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। 15 मिनट में आई होप हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। और यदि आपको ज़्यादा क्वेश्चन एक जगह देखने को मिलता है तो आपको वो वीडियो पूरा देखना चाहिए। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप हमारी प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए। डीआरडीओ एंड यूपीपीसीएल टीजी2 नाम से प्लेलिस्ट बनाई है। 30+ वीडियोज अपलोड कर चुके हैं। आप सभी की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। नॉन टेक के 500+ क्वेश्चंस की एक सीरीज शुरू की है, जिसमें हमने लगभग 250+ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो आप उन 500 पार्ट्स को जरूर देखिए। आज की इस वीडियो में हम नॉन टेक की क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ब्लैक पेगोडा के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन यूपीपीसीएल टीजी2 2021 में पूछा गया है, तो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ब्लैक पेगोडा के नाम से किसे जाना जाता है? तो मैं आपको बता दूं, कोणार्क मंदिर यानी कि कोणार्क का सूर्य मंदिर है, उसे ब्लैक पेगोडा के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक आपका एक क्वेश्चन हो गया कि ब्लैक पेगोडा के नाम से कोणार्क सूर्य मंदिर को जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ब्लैक पेगोडा कहाँ स्थित है? तो ये ओडिशा राज्य में स्थित है। ओडिशा लिख लीजिए। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये भी पूछा जा सकता है, गंग वंश ने करवाया। किस वंश ने पूछे तो आपको गंग वंश करना है। यदि राजा का पूछे तो नरसिंह देव फर्स्ट इसका सही आंसर है। यानी कि यहाँ आपके 4 नए क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। नरसिंह देव फर्स्ट आप इसका आंसर करेंगे, यानी कि नरसिंह देव प्रथम। तो यहाँ आपके 5 क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। ब्लैक पेगोडा के नाम से किसे जाना जाता है? कोणार्क सूर्य मंदिर को। ब्लैक पेगोडा कहाँ स्थित है? ओडिशा राज्य में। सूर्य मंदिर को कोणार्क कहाँ स्थित है? ओडिशा राज्य में। इसका निर्माण किसने करवाया? गंग वंश ने। और गंग वंश के शासक थे नरसिंह देव प्रथम, इन्होंने इनका निर्माण करवाया। अभी एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये है आपके कैलाश मंदिर, महाराष्ट्र में, एलोरा में जिसका निर्माण करवाया था कृष्ण प्रथम ने। और राष्ट्रकूट वंश ने इसका स्थापना करवाई थी या फिर निर्माण करवाया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मिलेट खेल से जुड़ा हुआ शब्द है। तो ये आपको पूछा जा रहा है कि मिलेट शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो ये भी यूपीपीसीएल टीजी2 में पूछा गया है। इसका राइट आंसर है पोलो। और पोलो का दूसरा नाम आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है चौगान। पोलो और चौगान। अब मैं इससे रिलेटेड एक और बात बता दूं, क्वेश्चन आ सकता है कि पोलो या फिर चौगान खेलते हुए किसकी मृत्यु हुई? तो आपको करना है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका दूसरा नाम था लाख बख्श, तो उसकी मृत्यु हुई थी। लाख बख्श इस प्रकार से आपको देखने को मिल सकता है। अब मैं आपको सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड बता देता हूँ। मिलेट पोगो या पोलो या फिर चौगान खेल से रिलेटेड है। चौगान खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। गुलाम वंश, इल्बरी वंश और यामिनी वंश, तीनों एक ही नाम है। गुलाम वंश, इल्बरी वंश और यामिनी वंश, इसकी निर्माण भी या इसका संस्थापक भी आपके कुतुबुद्दीन ऐबक है। तो यहाँ आपके 5 नए क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। 5 क्वेश्चन को याद जरूर रखिए, डीआरडीओ में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए आगे जो आपका क्वेश्चन है वो इंग्लिश का है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेज द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो आपके पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, आपको एक्टिव में दे रखा है, पैसिव में चेंज करना है। सेंटेंस क्या कह रहा है? दे सेड दैट अर्थ इज राउंड। तो इस प्रकार के सेंटेंस में आपको क्या करना है कि जब भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस आए तो आपको पहले तो चेक करना है कि किस प्रकार से आगे करें। यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने की बात आप सभी को पता होगी। यहाँ शायद क्वेश्चन ही गलत टाइप हुआ है, ये इनडायरेक्ट का पूछ रहा है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, तो आप इसे इजीली कर सकते हैं। जहाँ आपके इट इज सेड
दैट अर्थ इज राउंड। जब भी इस प्रकार की क्वेश्चन आई, आपको पैसिव में चेंज करने को कहा जाए तो आपको देखना है कि कौन से कह रहे हैं। आप सभी को पता है ऑब्जेक्ट में आपके बाई प्लस सब्जेक्ट को लिखा जाता है तो दे का होता है देम, और इनको कभी लिखा नहीं जाता, इसलिए किसी में नहीं लिखा है। सब्जेक्ट आपकी यही है, इट इज सेड, यानी कि किसी के द्वारा कहा गया। इसमें आपके वाज राउंड कर दिया है, टेंस चेंज कर दी, इसमें डेट नहीं लगाया और ये वाला डेट गायब कर दिया है। इसमें राउंड की फॉर्म चेंज कर दी है, तो ये वाला राइट आंसर है। मैं आपको फिर से बताता हूँ किस प्रकार से इसका इजी आंसर निकाल सकता है। इसमें कहा गया है आपको पैसिव में चेंज करना है, तो पैसिव में चेंज करने के लिए आपको ध्यान रखना है जो आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है उसे बाई के बाद लिखते हैं, दो दे का बन जाता देम। लेकिन जब भी दे आपका ऑब्जेक्ट हो तो उसे लिखा नहीं जाता, इसलिए किसी सेंटेंस में नहीं लिखा। चलिए अब आगे बात करते हैं। जब आपकी ये कंप्लीट हो गया ना, तो आपको पूरा सेंटेंस चेक करना है किस में मिल रहा है। इसमें नहीं मिल रहा है क्योंकि इसमें टेंस चेंज कर दी, इसमें आपकी डेट गायब कर दिया इसलिए ये सेंटेंस नहीं होगा, और इसमें राउंड की फॉर्म चेंज कर दी यानी कि ये आंसर है। इसमें आपको एकदम इजीली दे रखा है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेंटेंस है। जब भी ऐसे सेंटेंस है तो आपको देखना है क्या किया गया है। ही सेड टू मी यू आर सेड, सेड टू मी है यानी कि आपको सिंपल सेंटेंस दे रखा है, और सिंपल सेंटेंस में सेड टू को हम कर देते हैं टोल्ड में। तो टोल्ड में इनमें इसमें किया है, इसमें किया है, इसमें किया है, यानी कि ये आंसर नहीं होगा। अभी तक आपका ये कंफर्म हो गया। अब जब भी सिंपल सेंटेंस होता है और इन्वर्टेड जो कोमा होती है इस प्रकार से, उनको हम डेट में कन्वर्ट करते हैं। तो आपके डेट किस में लगा हुआ है, तो आप कहेंगे डेट इसमें लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है और इसमें लगा। अभी तक तीनों आंसर हो सकते हैं। अब देखिए यू आर है, और जब भी आर होती है ना तो पैसिव इसमें इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो वाज वर्ब में कन्वर्ट हो जाता है। तो आई के साथ वो जाता है, तो इसमें आपके वॉज दे रखा है, इसमें दे रखा है, और आपके इसमें नहीं दे रखा है, यानी कि ये भी आंसर नहीं होगा। अब आपके पास दो ऑप्शन है। ही टोल्ड, इसमें मी गायब कर दिया, मी गायब नहीं होगा, इसलिए ये वाला आंसर हुआ है। आई होप सभी समझ गए होंगे। अगला जो आपके पास क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है कि आपको एक्टिव सेंटेंस चेंज करना है। ये पैसिव में दे रखा है, आपको एक्टिव में चेंज करना है। जब भी पैसिव से एक्टिव चेंज करते हैं तो आपको लास्ट वाले को कन्वर्ट करना होता है। हर का जब एक्टिव करते हैं तो सी बन जाता है। सी से किस सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, अभी जो आपको पता है क्वेश्चन मार्क दे रखा है, मैं पहले यहाँ करूँगा, पहले सी हम कन्वर्ट करते हैं। तो आप कह रहे हैं इसमें चारों में सी है, चारों आंसर हो सकते हैं। हो गया। उसके बाद आपकी वाज वाली है, तो वाज वाली का जब आप करते हैं तो सेकंड फॉर्म आएगी, यानी कि सेकंड फॉर्म किस में दे रखी है आपको देखना है। तो आपकी यहाँ किल कर दीजिए क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो डिड प्लस किल ये आपके आ गया। यहाँ तक किस में है, तो इसमें और इसमें दे रखा है, इसमें किल नहीं दे रखा, यानी कि आपके ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सी नृत्य शैली पंजाब राज्य से संबंधित है। तो पंजाब राज्य की आप सभी नृत्यों को याद कर लीजिए। आपकी भांगड़ा जो दे रखा है ऑप्शन एकदम राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा शहर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी याद कर लीजिए ईटानगर, और ये यूपीपीसीएल टीजी 2 में पूछा गया प्रश्न है। आगे जो क्वेश्चन है वो कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया। तो हड़प्पा को। हड़प्पा से रिलेटेड मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य नोट करवा देता हूँ, नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डीआरडीओ के एग्जाम में ऐसे आ सकते हैं क्योंकि यूपीपीसीएल हर बार ऐसे क्वेश्चन देता है। जब हम हड़प्पा से रिलेटेड कुछ बातें करते हैं तो आपको पता होना चाहिए हड़प्पा कहाँ स्थित है। तो आप कहेंगे ये गुजरात राज्य में स्थित है, और ये 3 भागों में इसका धोलावीरा है, वो 3 भागों में विभाजित है। तो आपको ये 2 बातें इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी चाहिए। यदि सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो वह कांस्य युगीन सभ्यता थी, और कांसा किससे मिलकर बनता है, तो तांबा और टिन से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस आप सभी को याद हो गया होगा, 16 सितंबर विश्व ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब तक का सबसे बड़ा लिखित महाकाव्य महाभारत सबसे बड़ा लिखित महाकाव्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। पहला पृथ्वी सम्मेलन, तो इसके बारे में मैं आपको बताता आया हूँ। 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, और ये रियो जिनेरेरियो में हुआ है। डीआरडीओ में इस बार ये क्वेश्चन आ सकता है। 1992 में रियो में पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ है। तो आज के लिए यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। यदि आपको सीरीज पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए।
यदि आप हमारी ये बुक डाउनलोड करना चाहते हैं, 250 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है नॉन टेक के हिंदी लैंग्वेज में, तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में ही यदि उनका योगफल 125 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। आप इजीली कर सकते हैं। कैसे करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। जब भी कोई संख्याएं अनुपात में दे रखी होती है ना, तो आपको इजीली इनके साथ x से मल्टीप्लाई कर देनी है। यानी कि संख्याएं मान लीजिए 2x और 3x है, उनका योगफल 125 है, यानी कि 2x और यदि 3x को ऐड करेंगे या फिर योग करेंगे तो 125 आएगा। जब आप टोटल x की कैलकुलेट करते हैं तो 5x होता है और 5x इक्वल है आपके 125 के। जब आप x की इधर 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके आएगा 25, यानी कि x की वैल्यू आपके 25 है। तो आपने पहली संख्या मानी है 2x, वो हो जाएगी आपके 50। और दूसरी संख्या आपने मानी है 3x, यानी कि 3 की आप x यानी कि 25 से गुणा करते हैं तो दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी 75। तो आपके ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 50 और 75 वो दो संख्याएं हैं जिनको 2:3 में डिवाइड किया गया है, और यदि इनको ऐड करते हैं तो आपके 125 आएगा। एक और तरीका मैं आपको बता देता हूं, इन्हीं ऑप्शन से आप इनका आंसर कर सकते हैं। किस प्रकार से, देखिए यहां आपकी दे रखा है जो संख्याएं, उनमें आपको चारों ऑप्शन को ऐड करना है। क्या उनका योगफल 125 होता है या फिर नहीं। इससे भी आप आंसर निकाल सकते हैं। किस प्रकार से, यदि आप 50 और 75 को ऐड करते हैं 125 आएगा, लेकिन 20 और 30 से आपके केवल 50 हो रहे हैं, 125 नहीं। इसी प्रकार से आप इसको भी ऐड कर लीजिए, 40 और 20 60, और ये आपके 40 110 होंगे। यानी कि राइट आंसर आपका ये होगा। आप बिना कैलकुलेट करे भी ऑप्शन से राइट आंसर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दो संख्याओं के योगफल और उनके अंतर का अनुपात 5:1 है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन दे रखा है उसे आप ध्यान से पढ़िए। दो संख्याओं के योगफल और उनके अंतर का अनुपात आपको 5 अनुपात दे रखा है 1। यानी कि दो संख्याएं हैं, यदि उनको ऐड करते हैं तो 5 आएगा, और यदि उनका अंतर यानी कि दोनों को माइनस करते हैं तो आपके 1 आएगा। बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच आपको अनुपात निकालना है। तो आप अपनी तरफ से संख्याएं मान सकते हैं जिनको जोड़ने पर 5 और घटाने पर 1 आता है। तो चलिए हम संख्या मान लेते हैं 3 और 2, क्योंकि यदि आप 3 और 2 को ऐड करते हैं तो आपके 5 आएगा, और 3 माइनस 2 करने पर आपके 1 आएगा। तो जैसा कि आपको समीकरण में दे रखा है इस प्रकार से आप मान सकते हैं। बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच अनुपात, तो बड़ी संख्या आपकी 3 है और छोटी संख्या 2 है, तो अनुपात आपका बनेगा 3:2। इजीली आप कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आई होप आप सभी ने इसका आंसर करके कमेंट भी कर दिया होगा। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दे रखा है, दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है, उनका योगफल 1331 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन दे तो आपको जो अनुपात दे रखा होता है उनसे x की मल्टीप्लाई कर देनी है। यानी कि संख्याएं आपकी 4x और 7x है। यदि हमें छोटी संख्या निकालनी है, यानी कि जो 4x है उसमें x की वैल्यू निकालनी है। इनका योगफल दे रखा है, यानी कि 4x, और यदि हम 7x को ऐड करते हैं तो आपकी 1331 आएगा। यदि आप कहते हैं यहाँ 7 और 4 11x हो जाते हैं, और x की वैल्यू निकालने के लिए आपको यहाँ 11 से डिवाइड करना है। जब आप 11 से डिवाइड करते हैं तो आपके सामने वैल्यू आती है वो 121 आएगी। यदि आपको छोटी संख्या की कहे तो छोटी संख्या आपने 4x मानी है, 4 से 11 इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और यदि आपको बड़ी संख्या की कहे तो आप 7 से कर सकते हैं। यहाँ छोटी संख्या की है, हमने छोटी संख्या से इसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। 484 इसका राइट आंसर है। जैसा मैंने आपको बताया है, आप अपनी नोटबुक में उस प्रकार से करके इसका इजीली आंसर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो आपके 2 सब्जेक्ट में आ सकता है। यानी कि इस क्वेश्चन को आपके जनरल अवेयरनेस के टॉपिक में भी शामिल कर सकता है, और दूसरा रीजनिंग के पोर्शन में भी आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है। यूपीपीसीएल TG2 के 2021 के क्वेश्चन पेपर में ये पूछा गया प्रश्न है, मेघालय, शिलोंग है और सिक्किम बताइए। तो इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जिस प्रकार से पहला शब्द
दूसरे शब्द से संबंधित है, उसी प्रकार से तीसरा शब्द निम्न में से किससे संबंधित होगा। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में क्या किया है, मेघालय की राजधानी लिखी है शिलोंग, तो आपको यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह लिखनी है सिक्किम की राजधानी जो गंगटोक होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। यानी कि आपको राज्य और राजधानियों के नाम याद है तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को कर सकते हैं। मेघालय की राजधानी शिलोंग है, सिक्किम की आपके गंगटोक है। डीआरडीओ एंड यूपीपीसीएल टीजी2 में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि यूपीपीसीएल टीजी2 ने 2021 के प्रश्न में दो इस प्रकार के क्वेश्चन दिए थे। एक तो आपको दी थी असम की प्रशासनिक राजधानी, तो आप इजीली कर सकते हैं, वो क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया है, आप जाकर पार्ट 1 को जरूर देख लीजिए। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है वो आपको दिया है जनरल अवेयरनेस के टॉपिक से, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम में भारत के राष्ट्रपति के वेतन के बारे में प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। सेकंड शेड्यूल में आपके भारत के राष्ट्रपति के वेतन भत्ते की बात की गई है, ये आपके राइट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो इसमें आपको आर्टिकल फिल करना है, जैसा कि आप ऑप्शन से देख पा रही हैं ए एंड द आर्टिकल यूज करना है। यदि आपको लगता है कि इसमें कोई भी आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है यानी कि जीरो आर्टिकल आएगा तो आप ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है, हैव यू एवर सेल्ड ऑन शिप। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको आर्टिकल फिल करने से पहले जो खाली जगह दे रखी होती है उसके बाद वाला वर्ड देखना है। द आर्टिकल तब यूज किया जाता है जब किसी विशेष की बात की जा रही हो, जैसे किसी विशेष बुक जैसे रामायण महाभारत, इस प्रकार से गंगा गोदावरी किसी नदियों के नाम से पहले द आर्टिकल आता है, आप सभी को पता है। यहाँ अब यूज करना है वो होगा ए या फिर एन आर्टिकल में से। तो शिप आपको पता है जहाज होती है और आप इसे रीड करेंगे शिप, तो हिंदी में जो व्यंजन होता है उससे पहले आपके ए आर्टिकल यूज होता है, तो आपको ए लगाना है। यदि आपके हिंदी में इसे ऑनेस्ट को पढ़िए, ये जो आपका लिखा हुआ है तो आप इसे पढ़ेंगे ऑनेस्ट, और ऑनेस्ट में ए आ रहा है ओ ये वाला ऑनेस्ट में, तो वो आपके हिंदी का स्वर है, तो उससे पहले एन आर्टिकल यूज किया जाता है, आप सभी को पता होना चाहिए। यदि आप इंग्लिश में बेसिक से कमज़ोर हैं तो आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल का, जो आपका ऑफिशियल ऐप है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ आपको जनरल इंग्लिश का एक पेड कोर्स मिल जाएगा जिससे आप इंग्लिश की बेसिक से तैयारी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। व्हाट नंबर विल कम इन प्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन को मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ। कहा गया है क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा। तो आपकी संख्या दे रखी है 11, 13, 19, फिर 31, 51, 81, क्वेश्चन मार्क और 179, ये आपको संख्याएं दे रखी है। तो इस प्रकार से मैंने संख्याएं लिख ली है। आपको पता है 11, 13, 19, आपको इस प्रकार की श्रृंखलाओं के लिए क्या करना होता है, इनका अंतर देखना है। जब आप कहेंगे कि 11 और 13 में 2 का अंतर है, फिर आपके 6 का अंतर आया है, यानी कि 13 और 19 के बीच, 19 और 31 के बीच कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे 12 का अंतर है। इसे मैं अलग पेन से लिख देता हूँ ताकि आप इजीली समझ पाएं। और फिर आपके 20 का अंतर आया है। इसी प्रकार से 51 और 31 में आपके 30 का अंतर आया है। यानी कि आपके सिमिलर अंतर नहीं है, लेकिन जो अंतर है वो 2 से डिवाइड हो रहा है। यानी कि पहला अंतर 2 है, फिर आपके हैं 6, यानी कि कितना बड़ा, तो आप कहेंगे दोनों के बीच 4 का अंतर है, यानी कि इनके बीच भी अंतर निकाल सकते हैं आप। जब 6 से 12 बड़ा यानी कि 6 का अंतर है, फिर आपके 8 का, और ये फिर बाद में यहाँ तक 30 में 10 का अंतर है। तो आगे जो अंतर आएगा वो 12 का आएगा। 30 और 12 आप ऐड कर दीजिए 42, और 42 को 81 में ऐड करेंगे आप इजीली निकाल सकते हैं 123। एक बार मैं फिर से आपको रिकॉल कर देता हूँ ताकि इजीली आप समझ पाएँ। इसमें क्या कह रहा है देखिए एक ध्यान से, कि संख्याएं हैं 11, फिर 13, 11, 13 यानी कि 2 आपके बीच में गैप है, फिर 19 है यानी कि 6 का गैप है, फिर आपकी 31 है यानी कि कितने का गैप है, तो आप कहेंगे 12 का, और फिर 51 है यानी कि आपके 20 का गैप है, और फिर आपके 81 यानी कि 30 का गैप है। यानी कि इनके अंतर भी हम अंतर निकालते हैं तो 4, फिर 6, 8 और 10। तो आगे वाला जो इनके बीच में अंतर आएगा वो आएगा 12 का, क्योंकि 4, 6, 8, 10, तो आगे आएगा आपके 12 का अंतर।
30 में जब 12 ऐड करते हैं तो 42, और 42 में ये वाला ऐड कीजिए 123। आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो आगे क्वेश्चन है वो आपके जनरल अवेयरनेस टॉपिक से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन भारत का उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहा? तो आपको जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से आपको भारत के उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की लिस्ट याद होनी चाहिए कि कौन से नंबर के कौन हैं। इजीली आप इसका आंसर कर सकते हैं। यहाँ जो आपको राइट आंसर दे रखा है वो है प्रतिभा पाटिल, जो कभी भी उपराष्ट्रपति नहीं रहे। और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएल टीजी2 में पूछा गया है और आंसर भी उन्हीं की ऑफिशियल आंसर की से लिया गया है। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में कुतुब मीनार के पास अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण शुरू करवाया और इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया। दूसरा है लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। आगे जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो चौगान या फिर पोलो खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई। यामिनी वंश, इल्बरी वंश और गुलाम वंश के संस्थापक भी कुतुबुद्दीन ऐबक है। और अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया है, जो कुतुब मीनार के पास स्थित है दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ आपके 4 से 5 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। इसमें कहा गया आपको सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आई, फिर माई वर्क बिफोर द बॉस कॉल्ड ऑन मी, या फिर इस प्रकार के सेंटेंस में आपको आफ्टर और बिफोर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यदि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं। और यदि आपकी इंग्लिश बेसिक से कमज़ोर है तो आप वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल से जनरल इंग्लिश का कोर्स ले सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। इसमें कहा गया है बिफोर, तो मैंने आपको बताया है कि बिफोर से पहले आती है हेड प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म और बिफोर के बाद आती है वर्ब की दूसरी फॉर्म। तो आपको वर्ब की दूसरी फॉर्म दे रखी है, हेड प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म लगानी है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर द बॉस कॉल्ड मी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इस प्रकार के सेंटेंस करने के लिए आपका वर्ड पावर अच्छा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही दे रखा है। बाउंड्री की स्पेलिंग, आपको सही स्पेलिंग पहचान करनी है कि कौन सी गलत है। तो इसमें आप सभी देख सकते हैं, इजीली पहचान कर सकते हैं कि बाउंड्री की स्पेलिंग कौन सी सही है। ड्यूरिंग द महाजनपद एरा द कैपिटल ऑफ वजीस वाज इन द विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। तो इस क्वेश्चन को इंग्लिश में लिया गया है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट भी करूंगा। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएल टीजी2 में पूछा गया था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसे लेकर आया हूँ। महाजनपद के काल में वजीस की कैपिटल निम्न में से कौन सी सिटी थी? तो वजीस महाजनपद की कौन सी आपकी कैपिटल यानी कि राजधानी थी? तो वैशाली इसकी राइट आंसर है कि वैशाली वजीस राज्य की राजधानी थी या वजीस महाजनपद की राजधानी थी। याद कर लीजिए, पटना, मगध, पाटलिपुत्र, ये आप सभी को याद होगा। निम्न में से कौन से प्राचीन काल में प्लास्टिक सर्जरी में अपनी विशेषज्ञता के कारण जाना जाता था? तो इस आंसर को आप इजीली याद कर सकते हैं। प्लास्टिक सर्जरी के जनक किसे कहा जाता है? तो सुश्रुत है, जिन्हें प्लास्टिक सर्जरी के जनक कहा जाता है, और उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी सुश्रुत संहिता। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम में। सुश्रुत संहिता पुस्तक के लेखक भी सुश्रुत है और उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी के जनक के नाम से जाना जाता है। अल बिरूनी ने किस भाषा में अपनी किताब उल हिंद लिखी है? तो ये अरबी भाषा में लिखी गई है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यूपीपीसीएल टीजी2 ने 2021 में पूछा था, तो आप इसे जरूर पढ़ लीजिए। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष उपायों के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था में तरलता को विनियमित करने के लिए अनिवार्य है? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, आप जरूर याद कर लीजिए। कौन सा प्रत्यक्ष उपायों के माध्यम से अर्थव्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष रूप से आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विनियमितता प्रदान करता है और इसके लिए आवश्यक है। आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो आप याद कर लीजिए शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास आरबीआई के
गवर्नर है, यानी कि अब भी जो नोट छप रहे हैं उन पे साइन किसके हैं या फिर हस्ताक्षर किसके हैं, तो शक्तिकांत दास इसका राइट आंसर रहेगा, आरबीआई की गवर्नर है। नॉन टेक की बुक के लिए आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, आपको बुक मिल जाएगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कौन सा देश ब्रिक्स 2021 की मेजबानी करेगा? ये 2021 के यूपीपीसीएल में पूछा गया है, लेकिन अब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रिक्स 2021 की बैठक किसने की या मेजबानी किसने की? तो 2021 की ब्रिक्स की है भारत ने, और 2022 की चीन। दोनों आप याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन इसलिए शामिल किया गया है ताकि आपको 2022 का बता पाएं। 2022 का चीन और 2021 का भारत ने मेजबानी की है। ब्रिक्स में कौन सा शामिल नहीं है? तो ब्रिक्स मुद्रा में जो रय से शुरू होती है वो सारी मुद्राएं शामिल है, जैसे रुपया, रोनाल्ड, रूबी, ये सारी ब्रिक्स देशों की मुद्राएं हैं। पहली बार चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और बुक डाउनलोड करने के लिए हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। साथ ही सारे पार्ट्स एक साथ देख लीजिए, जिसमें हमने 500 प्लस क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाए हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ? तो इस प्रश्न में एक प्रश्न नहीं, मैं आपको 3 प्रश्न बताने वाला हूं। पहले आप अपना आंसर कमेंट जरूर कीजिए, बताइए कि आपका राइट आंसर क्या है। वैसे तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यूपीपीसीएल TG2 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैं आपके लिए लेकर उपस्थित हुआ हूँ। वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में। वहीं बक्सर युद्ध की बात करें तो वो 1764 में हुआ था। वहीं 1765 में इलाहाबाद संधि हुई थी। बक्सर की युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी, ये आपके 1765 में इलाहाबाद संधि आप लिख सकते हैं, और 1764 बक्सर युद्ध आप लिख सकते हैं। यदि लिखना चाहिए तो आपके नोट्स बनते जा रहे हैं नॉन टेक के क्वेश्चंस के। वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में, बक्सर युद्ध 1764, इलाहाबाद संधि 1765, और एक इंपॉर्टेंट युद्ध और है जो पूछा जाता है एग्जाम में, प्लासी का युद्ध। तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, आप सभी को याद होगा। ये 4 आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक क्वेश्चन के साथ मिले हैं, तो इनको भी जरूर नोट कर लीजिए और याद करने की कोशिश कीजिए। अगला जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो हमने ये क्वेश्चन शामिल किया है, जिसमें आपको लगभग क्वेश्चन बताएंगे जो हमें पता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का आपको पूछा गया है, तो आप सभी को याद होगा कि ये उत्तर प्रदेश में यानी कि यूपी में स्थित है। वहीं गिर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो वह गुजरात में स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए, उत्तराखंड शायद जिम कार्बेट उत्तराखंड में, असम में काजीरंगा, इस प्रकार से आपको याद होने चाहिए। यहाँ आप 2 क्वेश्चन नोट कर लीजिए, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में और उत्तर प्रदेश में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। आप अपना कमेंट जरूर कीजिए, क्वेश्चन के आंसर साथ में दे रखे हैं, लेकिन आप अपना रिव्यू कमेंट उसे एक्सप्लेन भी कीजिए कि आपका वो आंसर किस प्रकार से आया, या फिर आपको ये आंसर कैसे लगता है। पूर्व का ताजमहल किसे कहा जाता है? सबको याद होना चाहिए, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है और आपके एग्जाम में भी आपको देखने को मिल सकता है। कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार के बारे में हम बात कर लेते हैं। आप सभी को पता है कुतुब मीनार का निर्माण ऐबक ने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने निर्माण कार्य शुरू करवाया था और इसका निर्माण पूर्ण करवाया था इल्तुतमिश ने। नोट कर लीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था, इल्तुतमिश ने इसको पूर्ण करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान या फिर पोलो खेलते हुए हुई थी। पोलो या फिर चौगान खेलते हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश, इल्वरी वंश और यामिनी वंश, तीनों एक ही वंश के नाम है, इसकी स्थापना की है। तो आपके 5 नए क्वेश्चन तैयार हो गए हैं, यानी कि आप कम टाइम में अधिकांश क्वेश्चन सीख रहे हैं। एक बार मैं आपके लिए फिर से रिपीट कर देता हूँ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का आविष्कार किया था या फिर निर्माण कार्य करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया है इल्तुतमिश ने। और चौगान पूछ सकता है आपसे, चौगान या फिर पोलो खेलते हुए किसकी मृत्यु हुई थी? तो आप कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की। यामिनी वंश, इल्बरी वंश और गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? तो आप कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक।
तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? कुतुब मीनार के जो निर्माता है कुतुबुद्दीन ऐबक, उनको लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। आगे जो क्वेश्चन है वो है हुमायूं का मकबरा, बीबी की मकबरा, रानी की वाव। तो आप सभी को पता होना चाहिए हुमायूं का मकबरा है जिसे आपको पूर्व का ताजमहल कहा गया है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ताजमहल की भद्दी नकल किसे कहा गया है? ताजमहल की भद्दी नकल किसे कहा गया है, ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो आपका अगला क्वेश्चन है उसमें कहा गया है 22 जनवरी 1949 को संविधान सभा द्वारा सर्वसहमति से निम्न में से किसे अपनाया गया? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ऑप्शन दे रखे हैं राष्ट्रीय प्रतीक को, राष्ट्र चिन्ह को, राष्ट्रीय ध्वज, उद्देश्य संकल्प, मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति संकल्प। तो 22 जनवरी 1949 को संविधान सभा द्वारा किसे अपनाया गया? तो ये आपका राइट आंसर है, उद्देश्य संकल्प को अपनाया गया, जो यूपीपीसीएल टीजी2 में पूछा गया है। प्रीवियस क्वेश्चन आप एक तरीके से कह सकते हैं। धनवंतरी जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे, एक सुप्रसिद्ध थे। तो धनवंतरी कौन थे? आप कमेंट करके अपना आंसर जरूर बताएं। इसका आंसर यहाँ नहीं दे रखा है, इसलिए ये आपको कमेंट करना है। धनवंतरी थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे और सुप्रसिद्ध चिकित्सक थे। ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएंगी। आपको अब क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन ये हो सकता है कि धनवंतरी निम्न में से किसके दरबार में थे? तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। यहाँ आपके एक क्वेश्चन नहीं है, जो स्क्रीन पर देख रहा है उसे ही नहीं रटना है। जो क्वेश्चन की लाइन है उसमें से भी आपके एक क्वेश्चन बन रहा है धनवंतरी किसके दरबार में थे। क्वेश्चन ये हो सकता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में सुप्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे? तो वो भी आपके धनवंतरी। यानी कि एक क्वेश्चन से आप 3 क्वेश्चन उठा सकते हैं। इस प्रकार से पढ़ेंगे तब आपका सिलेक्शन हो पाएगा या फिर आप एग्जाम में अच्छे नंबर बना पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की स्थापना किसने की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले आपको कांग्रेस की पता होनी चाहिए, यानी कि कांग्रेस का इतिहास पता होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट में कुछ। कांग्रेस है ये आपकी ए.ओ. व्यूम ने इसकी स्थापना की। ए.ओ. व्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की और कांग्रेस 1885 में की। ये भी आप नोट कर लीजिए। चलिए अब याद आ गया टाइम पर तो आपको बता देते हैं। ए.ओ. व्यूम ने 1885 में कांग्रेस की स्थापना की। कांग्रेस को डफरिन की दिमाग की सोच की उपज माना जाता है। डफरिन की दिमाग की उपज है कांग्रेस। और कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 25 दिसंबर को हुआ था। 25 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने प्रथम अधिवेशन की स्थापना की थी, जो आपके कलकत्ता के संस्कृत विद्यालय में हुआ था। आई थिंक मिलान जरूर कर लीजिए। अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताएं, क्या लगता है आपको राइट आंसर क्या है? कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की स्थापना कब हुई? तो ये आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी ने 1885 में की। कलकत्ता की गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, पूरे विद्यालय का नाम भी मुझे याद आ गया है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय था कलकत्ता का, जिसमें प्रथम अधिवेशन हुआ और व्योमेश चंद्र बनर्जी ने आपकी अध्यक्षता की। पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में आपके राष्ट्रगान को पहली बार गाया गया? तो आपको करना है तीसरे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में आपके देखने को मिल सकते हैं। आगे क्वेश्चन है भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके साथ मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर डी है। भारतीय उपद्रव का पिता या उपद्रव का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है और इनकी पुस्तक का नाम है गीता रहस्य। ये भी एग्जाम में आ सकता है। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक, जिसे भारतीय उपद्रव का पिता या जनक के नाम से जाना जाता है। आगे आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दे रखा है, हरनाज सिंधु कहाँ की रहने वाली है? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो आपको ये कमेंट करना है कि हरनाज सिंधु कौन है, या फिर मैंने ये इसका क्वेश्चन क्यों लिया। मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स क्या है जिसके लिए मैंने इसका क्वेश्चन लिया है, ये आपको कमेंट करके बताना है।
ये आप एक तरीके से अपना होमवर्क समझ सकते हैं। हरनाज सिंधु कहाँ की रहने वाली है? तो ये चंडीगढ़ की रहने वाली है। आप सभी को पता होगा, अभी इसी के क्वेश्चंस चल रहे हैं, तो ये आपके डीआरडीओ एग्जाम में देखने को मिल सकता है। बात करेंगे हमारी ई बुक की। यदि आप लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिए, वहां आपको ई बुक मिल जाएगी। इसकी प्राइस बहुत कम रखी गई है, जिसे हर कोई इसे ले सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, वुल्लर और डल झील कहाँ स्थित है? वुल्लर और डल झील कहाँ स्थित है? तो आपको ये कमेंट करना है, कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में वुल्लर और डल झील है। और मणिपुर में कौन सी झील है? तो आप कहेंगे मणिपुर में है लोकटक झील। लोकटक झील आपके मणिपुर में है। और इम्पोर्टेंट क्या है इस लोकटक झील में? तो पहला यहाँ 13वां राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आप कहेंगे लोकटक झील मणिपुर में। और यहाँ संघाई नाम का हिरण पाया जाता है, संघाई नाम का पाया जाता है। संगाई एक प्रकार का हिरण है जो मणिपुर के लोकटक झील में पाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा में कौन सी है? तो आप कहेंगे चिल्का झील उड़ीसा में है। और इसकी याद करने की ट्रिक है उड़ी झील, चिल्का झील उड़ी झील, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। वुल्लर और डल झील आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान अभी अभी मैंने आपको बताया है। राइट आंसर सबको पता है, गुजरात में स्थित है। और उत्तर प्रदेश में कौन से है? तो आप कहेंगे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तर प्रदेश में है, तो नोट कर लीजिए। और यदि आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो लाइक वाला बटन जरूर दबा दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आगे आपका क्वेश्चन दे रखा है, दिल्ली में कुवत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो हम जिसकी बात कर रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, यही है वो जिसने अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया है। और दिल्ली में कुवत उल इस्लाम मस्जिद भी बनवाई है। तो आपको राइट आंसर करना है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बारे में मैंने आपको बताया है, चौगान या फिर पोलो खेलते हुए इसकी मृत्यु हुई है। इसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। गुलाम वंश का संस्थापक है, या फिर कह सकते हैं इल्बरी वंश का संस्थापक है, यामिनी वंश का संस्थापक है। एक वंश के 3 नाम हैं, तो गुलाम, इल्बरी और यामिनी वंश का संस्थापक भी यही है। चौगान या फिर पोलो खेलते हुए इसकी मृत्यु हुई है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का आविष्कार या निर्माण शुरू करवाया था। और कुवत उल इस्लाम मस्जिद व 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में इसी ने बनवाया है। नए क्वेश्चन है, आप नोट कर सकते हैं। अगला इंग्लिश का क्वेश्चन दे रखा है, फॉलोइंग द सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू द सेगमेंट्स, यानी कि सेगमेंट्स में या पार्ट्स में कटा हुआ है। इंडिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर, जिसमें ग्रामेटिकल एरर यानी कि व्याकरण का कोई गलत दे रखा है, वो आपको पहचान करनी है। किस प्रकार से करेंगे ये क्वेश्चन आपके लिए है, तो करिए इसका आंसर, मैं आपको फिर बताऊंगा। कमेंट कर दीजिए, आपको टाइम मिलता है, फिर मैं आपको इसका राइट आंसर भी बता दूंगा, जिससे आप अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। यदि आपका क्वेश्चन राइट है तो बहुत अच्छी तैयारी है आपकी, नहीं तो आप सीख लीजिए, अभी भी आपके पास टाइम है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डीआरडीओ एंड यूपीपीसीएल टीजी 2 की प्लेलिस्ट पर विजिट करके सारे हमने 30+ वीडियोज अपलोड कर दिए हैं, सारे वीडियोज देख लीजिए। नॉन टेक की बेहतर तैयारी आपकी हो जाएगी। द लार्ज ए स्नेक कैन ग्रो द लॉन्गर इट कैन लिव। तो मैं आपको एक इंग्लिश का रूल बता देता हूँ। जब भी कोई मॉडल आए ना, कैन, कुड, मे, माई, मस्ट, उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो कैन के बाद लिव दे रखी है, राइट फॉर्म है। कैन के बाद ग्रो दे रखी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि दोनों जगह सही है। यहाँ देखिए द लॉन्गर दे रखा है, यहाँ द लार्ज। अब आपने आर्टिकल टॉपिक पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन। और जनरल इंग्लिश का कोर्स आपको मिल जाएगा, आप उसे ले सकते हैं। इंग्लिश की आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी, आप देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। मोर डिटेल के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डाउनलोड करके आप इंग्लिश की तैयारी आज से शुरू कर दीजिए। तो आपने आर्टिकल पढ़ा होगा, और आर्टिकल और एडजेक्टिव में आप सभी को पता है दे आते हैं ना, दे के बाद हमेशा कौन सी सुपरलेटिव डिग्री आती है। और सुपरलेटिव डिग्री क्या बनेगी? लार्ज की लार्जेस्ट बनती है। सुपरलेटिव डिग्री सबने पढ़ी होगी ना, डिग्रीज एडजेक्टिव टॉपिक में सबने डिग्री वाला टॉपिक किया होगा।
तो आपके जब भी द आता है ना, तो द के बाद सुपरलेटिव डिग्री आती है, द लार्जेस्ट होगा, यानी कि ये वाला सेंटेंस गलत दे रखा है, द लार्ज पार्ट वाला सेगमेंट है ना, ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएंगे। और आपको बता दें, गुड बेस्ट, गुड बेटर द बेस्ट इस प्रकार से आपने पढ़ा होगा, तो सुपरलेटिव डिग्री इस प्रकार से होती है। तो लार्ज का यहाँ द लार्जेस्ट होना चाहिए था, लेकिन वह गलत लिखा हुआ है। आगे आपके लिए क्वेश्चन दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएल टीजी2 में पूछा गया है। मृदा का निर्माण मृदा में सबसे अधिक कार्बनिक पदार्थ के संचय के कारण होता है। तो यदि मृदा का निर्माण है तो किस कार्बनिक पदार्थ की अधिकता से होता है, ये आपको पूछा गया है। दलदली अधिकता होगी, यानी कि दलदली मृदा का निर्माण है ना, अधिक कार्बनिक पदार्थ के संचय के कारण होता है। यदि आपको दलदली मृदा का निर्माण करना है तो उसमें अधिक कार्बनिक पदार्थ होने चाहिए। आगे क्वेश्चन दे रखा है, सांग नृत्य रूप की सच्ची संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। तो क्वेश्चन आपको ये पूछा गया है कि सांग नृत्य कहाँ का है। किसी प्रकार से घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है, लेकिन इसका मेन जो उद्देश्य है वह यही है कि सांग नृत्य किस राज्य का है। तो आपको बता देना है, हरियाणा राज्य का है सांग नृत्य, सभी को याद होगा। और मैं आपको इम्पोर्टेंट इसमें क्या बताऊं, घूमर और पूछा जा सकता है, वो राजस्थान का है। गरबा सबको पता है गुजरात का है। तो बस यही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको याद कर लेते हैं सभी राज्य की लोक नृत्य कौन कौन से होते हैं। आगे क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष उपायों के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था में तरलता को विनियमित करने के लिए अनिवार्य है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, जिसका आंसर मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। भारतीय अर्थव्यवस्था में तरलता को विनियमित करने के लिए अनिवार्य कौन है, तो आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अभी गवर्नर कौन है, तो आप कहेंगे शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास आप इजीली कर सकते हैं, ये तो याद ही होगा आप सभी को। शक्तिकांत दास ये आपके हैं, शक्तिदास मैंने लिखा है, शक्तिकांत दास इसके गवर्नर हैं। और अभी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नोट्स होते हैं ना, उन पर हस्ताक्षर किसके होते हैं, तो आरबीआई गवर्नर के होते हैं, अभी शक्तिकांत दास है। इससे पहले उर्जित आर पटेल थे, सबको याद है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, द ऑपोजिट वर्ड ऑफ स्पीच। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। स्पीच यानी कि बोलना, और साइलेंट यानी कि चुप रहना, सबको याद है, इजीली कर सकते हैं, यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस यही थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक वाला बटन जरूर दबा दीजिए। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए। जनरल इंग्लिश का कोर्स अवेलेबल है वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन में, तो उसे डाउनलोड कीजिए। कोर्स के लिए आपको मोर डिटेल वहाँ मिल जाएगी। और इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियोज के लिए सब्सक्राइब वाला बटन, हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक वाला बटन, और डीआरडीओ एंड यूपीपीसीएल टीजी2 की प्लेलिस्ट पर जरूर विजिट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, अपनी तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। जिनका भी एग्जाम आपकी 12 से 15 नवंबर में है, उन सभी को एक बार बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए।